विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो, बढ़े चलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, जिसमें आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो बोर्ड परीक्षाओं की जो कॉपियां होती हैं, वो कैसे चेक होती हैं। हम इनके मूल्यांकन के तरीकों को समझ करके हम किस तरह से हम अपना प्लान करें कि हम भी अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो आज हम आप लोगों को एक डेमो और एक आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से ओरिजिनली बोर्ड की कॉपियां चेक होती हैं। इसे मुझे जानने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मुझे सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि हमारे परीक्षा की डिमांड क्या है, वो मुझसे चाहती क्या है। और अगर ये सारी बातें मुझे समझ में आती हैं तो हम अपने उस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। इसी सीरीज में हम आपको ये समझाने के लिए कि हमारी इस बोर्ड एग्जाम का डिमांड क्या है, वो हमसे किस तरह से क्या उम्मीद रखती है कि हम अपनी बातों को कैसे रिप्रेजेंट करें। क्योंकि जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, उसके इवेल्युएशन का पैटर्न नहीं समझ पाएंगे, उसकी मार्किंग को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपनी तैयारी को एक अच्छा स्वरूप और एक अच्छी धार, एक ऐसी रफ्तार नहीं दे पाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसमें एक लाइन इतनी है कि आप इतना मेहनत करें कि फिर वही खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में। इसकी पूरी गजल आपकी ये है, इसको आप पढ़िएगा और पूरा मजा लीजिएगा। और फिर अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि हम किस क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो आज हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे वो है 2023 की केमिस्ट्री का पेपर है। और इस पेपर में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं और उस 7 क्वेश्चन के तमाम छोटे बड़े उसमें सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 7 है, लेकिन इसके अंदर सब सेक्शन भी बहुत ज्यादा है। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे उपखंड हैं। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अच्छे खासे हो जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों से, जिनकी संख्या होती है 6, आप देख रहे होंगे। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इनमें 4 खंड होते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 3 नंबर का है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा ये 4 नंबर के हैं। सब में 4 खंड होते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 5 नंबर के सवाल हैं, 5 मार्क के सवाल हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन में 2 खंड होते हैं, यानी 6 और 7 10 नंबर के होंगे। इस तरह से हम लोग बात आगे की तरफ देखते हुए और समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर कितने मार्क का है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का है। और उस 70 नंबर में अपने नंबर को कैसे अटेन करें कि हमको मैक्सिमम मार्क मिले। मैक्सिमम कहां से, आउट ऑफ 70 मुझे मैक्सिमम मार्क कैसे मिल जाए, इसकी मैं तैयारी, इसकी हम लोग मिलकर के एक अच्छी से तैयारी करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और अगर आप हमारे साथ बने रहे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मैक्सिमम मार्क अचीव करेंगे। मुझे मैक्सिमम मार्क की जरूरत इसलिए ही क्योंकि हम आपको बताए थे कि यदि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर लिए तो हमको इंस्पायर स्कीम के तहत हमको 80,000 पर ईयर मुझे मिलेगा। कब तक के लिए? 5 सालों तक के लिए। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन। तो मेरे दोस्तों, आपके पास जो समय बचा हुआ है, इस समय में आप एक बात याद रखिए कि ये 4 महीने की मेहनत, 4 महीने की मेहनत ये 4 लाख के बराबर है। आपकी मेहनत बहुत फायदा करेगा। एक तो आपके नंबर बढ़ेंगे, आपका परसेंटेज बढ़ेगा, और साथ ही साथ मोटिवेशन में, प्रोत्साहन में आपको इतने पैसे भी मिलेंगे जिससे आपकी हायर एजुकेशन,
आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से आराम से हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने एग्जाम को एक मजबूत तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमारी कॉपियां चेक होती हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लौट करके आप क्वेश्चन को भी अच्छे से देख सकें। अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले, ये हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, जिसमें कि 6 खंड है और फिर उसमें आपको अलग अलग विकल्प देने होते हैं, कौन सही है कौन गलत है, 4 विकल्प में से एक सही करना है। और इस बच्चे की जो कॉपी है इसमें आप देखिए, इसने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा भी है, और साथ ही साथ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो पहले में तो ये पूछ रहा है आपसे क्या, कि सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। हालांकि अब ये सिलेबस में नहीं रहा है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा और गामा ये इक्वल है और 90 डिग्री के हैं, और ये सिचुएशन होती है विषम लंबाक्ष की। यहाँ पर ताप स्वतंत्र इकाई पूछ रहा है, तो ताप से स्वतंत्र इकाई कौन है, मोललता। दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, जो कि सेकंड इनवर्स है, या कोई भी टाइम इनवर्स हो, सेकंड इनवर्स हो, घंटा इनवर्स हो, दिन इनवर्स हो, कुल मिलाकर के ये टाइम इनवर्स है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेंज एल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल। मेरे दोस्तों आपको पता है बेंज एल्डिहाइड, ये आपका बेंज एल्डिहाइड है। अगर आप बात करें इसका बेंजील अल्कोहल बनाना है तो आपको मालूम है कौन सी रिएक्शन होगी, इसका करा देंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन, कंसंट्रेट NaOH के साथ आप इसका कराएंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन, आपका बन जाएगा बेंजील अल्कोहल। और बेंजील अल्कोहल के साथ साथ और क्या बनेगा, बेंजोएट भी बनेगा। मेरी बात आप इतने अच्छे से समझ गए। और ये रिएक्शन है आपकी कैनिजारो रिएक्शन। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, और ये यूज होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के विभेद के लिए। अगला क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता है। मेरे दोस्तों डीएनए की बात करें तो इसमें होता है ए, टी, सी और जी। और आरएनए की बात करें तो टी के जगह पर यहाँ पर यूरेसिल होता है, बाकी सारी चीजें यहाँ भी होती है। थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, ये केवल आरएनए में मिलता है, यानी डीएनए में यूरेसिल की जगह पर थाइमिन मिलता है। तो डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता, यूरेसिल नहीं पाया जाता। इस तरह से आपने क्या देखा कि इस बच्चे को बहुविकल्पीय प्रश्नों में 6 आउट ऑफ 6 मार्क मिल गए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी क्वेश्चन में जब हम 6 में 6 नंबर पा जाते हैं, इसका मतलब क्या निकालते हैं। मेरे दोस्तों इसका मतलब एक बात है, क्योंकि जब आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपने सही तरीके से सॉल्व किया, इट मीन्स आपने एग्जामिनर को अलर्ट कर दिया कि बच्चा मेहनती है, बच्चे के पास नॉलेज है, बच्चा अपने बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसी स्थिति में एग्जामिनर का जो नंबर देने के मोड में आ जाएगा, वो नंबर काटने के मोड में नहीं होगा। अगर मेरा पहला ही क्वेश्चन अगर सारे के सारे गलत चले जाएं, तो एग्जामिनर तुरंत दिमाग में समझ लेगा कोई रफ कैंडिडेट है, और रफ कैंडिडेट समझने के बाद आप समझ लीजिए कि आपके साथ वो कैसे ट्रीट करेगा, किस तरह से वो नंबर को काट लेगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। किस तरह से है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें जो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 60 की दोष क्या है और इसकी उपस्थिति से जालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर बच्चे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भाई, 60 की इफेक्ट को इसने बताया है। और साथ ही साथ जो आयनिक कैरेक्टर जिसके पास ज्यादा है वो देते हैं, और इसने बताया है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उच्च होता है और धनायन और ऋणायन की संख्या लगभग बराबर होती है। ये सारी बात इसने बताई है, यानी इसने शॉर्ट की डिफेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था, 60 की दोष से जालक के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे दोस्त क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व पर, इस लाइन को बच्चे ने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए इसका थोड़ा सा नंबर कटा है। वैसे अगर देखें तो ये 1 और 1 का है, 1 नंबर का शॉर्ट की डिफेक्ट है और 1 नंबर पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझाया है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने यहाँ इस बच्चे का केवल आधा नंबर ही काटा है, जबकि चाहता तो 1 नंबर और काट सकता था। तो यहाँ इसको मिल रहा है 1.5। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो एग्जामिनर अपने तरीके से सारी बातों को समझ लेता है। अगला है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, और ये कैसे सिद्ध करेंगे कि परासरण दाब एक अनुसंख्य गुण है। जब हम परासरण दाब की बात करते हैं
तो इस बच्चा लिख क्या रहा है? ये बच्चा प्रश्न दाब हेडिंग डाला है और इस तरह से इसने लिखा है। एक्चुअल में इस परिभाषा को जब आप पढ़ेंगे कि विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से होकर, ये सिचुएशन केवल परासरण की क्रिया को समझा रहा है। ये परासरण दाब नहीं है। परासरण दाब क्या है? इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो हम एक्स्ट्रा वाह्य दाब लगाते हैं, उस वाह्य दाब का नाम परासरण दाब है। पहली बात, इस बच्चे ने हेडिंग तो परासरण दाब डाला, लेकिन परासरण दाब को अच्छे से परिभाषित नहीं किया। साथ ही साथ इसने यह भी प्रदर्शित नहीं किया कि परासरण दाब एक अनुषंगी गुण है। इसलिए चूंकि एग्जामिनर ने परिभाषा पढ़ी होगी और पढ़ने के बाद में परासरण दाब को देखा, ये सारी चीजें देखी, उससे समझ नहीं लगा, लेकिन परासरण की परिभाषा बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखी है। अगर इसको हम काट दें तो ये परासरण की बहुत अच्छी सी परिभाषा है, और ऐसे में एग्जामिनर ने खुश होकर के इसको हाफ मार्क दे भी दिए। जिससे जब आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट ना याद हो तो उसके आसपास की चीजें भी लिख दो। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपको नंबर दे देगा, इसका फायदा मिलता है। कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिखो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ जरूर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ से आपको नहीं समझ में आता है तो आपको सत हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, कोलराउस नियम को पूछ रहा है और इसके दो अनुप्रयोग। बच्चे ने केवल कोलराउस नियम को लिखा है, इसके अनुप्रयोग वाला कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट इसने छोड़ दिया, इसलिए इसको एक ही नंबर मिले हैं। एक नंबर इसके कट गए बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन है, द्रवरागी और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में बताइए। तो इसने देखिए द्रवरागी कोलाइड को इसने बढ़िया से परिभाषित किया है, द्रवरागी और द्रव विरागी। लेकिन ये फिर क्वेश्चन को नहीं समझ पाया या नहीं किया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि द्रव विरागी कोलाइड आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं, यानी इसके स्कंदन को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इसीलिए एग्जामिनर ने, आप देख रहे होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में से एक ही नंबर मिला है, यानी 1 नंबर इसका काट लिया गया है। समझ गए मेरी बात दोस्त? स्कंदन को इसने नहीं समझाया, किस तरह से अगर इसमें कोई हम साल्ट डाल देते हैं, कोई लवण डाल देते हैं तो इसका स्कंदन हो जाता है, किस तरह से इसे समझाते, ये नहीं समझा पाए। किस तरह से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट को मिस किया, इसलिए से छोटे छोटे नंबर कट गए। मेरे दोस्तों, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे थोड़े थोड़े नंबर अगर हमारे कटते चले जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर ये सारे नंबर आप बचा लेंगे तो आपका बहुत बढ़िया स्कोर बन जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा हो तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था कि बीसीसी में जो संकुलन क्षमता है इसको, इसकी गणना कीजिए। इस बच्चे ने बहुत अच्छे से तरीके से, क्योंकि पहले इसने देखिए फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला जो इसने लिखा है ये बिल्कुल सही फार्मूला है, और साथ ही साथ इसने सारी वैल्यू को पुट करते हुए एक्चुअली इसने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि 68% होता है। सॉलिड स्टेट पी ब्लॉक के बहुत सारे चैप्टर नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पूछा गया था। ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, H2O द्रव है जबकि H2S गैस। रीजन H2O में क्या है? हाइड्रोजन बांड। इसने H2 लिख दिया था यहाँ पर, H2 नहीं, बस सिंपली लिखना भी हो तो H बांड, या साफ साफ उसे क्या लिखना हो, हाइड्रोजन बंध। क्या लिखना पड़ेगा? हाइड्रोजन बंध। मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। हाँ, इसका अगला पार्ट यह भी है कि ये पूछ रहा है, नाम दिया गया है, उसका फार्मूला आपसे पूछा गया है। नाम था डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड और आयरन 3 हेक्सा साइनोफेरेट। ये 2 क्वेश्चन थे। इसने बहुत अच्छे से इसका नाम लिख दिया है और इसके लिए इसको नंबर भी आप देख रहे होंगे, पूरा का पूरा नंबर मिल गया है। जब आप सही चीज लिखोगे तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। आप 2 का, यानी ये 3 का घा है, 3 के घा में अगर आप ध्यान दीजिए तो प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना के बारे में आपसे पूछा गया, 60 नोट पूछा गया, संक्षिप्त टिप्पणी। तो इन्होंने यहाँ प्राथमिक संरचना को समझाया। और आगे अगर बढ़े, इसका मतलब इन्होंने अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया, यानी इन्होंने केवल प्राथमिक संरचना को ही दर्शाया है, और प्राथमिक संरचना यानी आधी पार्ट को इन्होंने लिखाया है। इसलिए 2 में से केवल और केवल इनको 1 नंबर मिले हुए हैं। आप समझ पा रहे हो ना कि किस तरह से हम छोटी छोटी बातें मिस करते हैं और अपना अच्छा खासा नंबर कटवा लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आप देख रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी आपको मिल रही है, आप देखिए और समझिए किस तरह से बच्चे लिखते हैं और वो नंबर भी किस तरह से मिलते हैं, और किस तरह से नंबर हमारी छोटी छोटी गलतियों से कट भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक रिएक्शन दिया गया है, आप अपने जा करके यहाँ पर उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन से संबंधित एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है
और उसमें आपसे पूछा जा रहा था कि जो रिएक्शन है इसके लिए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए जबकि इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.59 हो तो। समझ पा रहे हैं हमारी बात? इस तरह से अगर आप इसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप यहाँ समझ चुके होंगे। आगे बढ़े हम। अगर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल सही से लगाया है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर आप देखिएगा इस बच्चे को जो पूरा नंबर मिलना चाहिए वो नंबर इसको फुल मिलना चाहिए, जो कि 3 नंबर होते हैं। अब एग्जामिनर को इसमें से क्या उसको दिखा है, किस बात को लेकर के इसने नंबर काट लिए हैं, ये तो नहीं समझ में आया, लेकिन आधा नंबर इसका किस बेस पर कट गया है वो थोड़ा सा देखने लायक है। हाँ, क्या बात उसने पढ़ लिया, देखना पड़ेगा। हालांकि इसको फुल मार्क मिलने चाहिए इसमें, लेकिन आधा नंबर इसमें इसको कम मिल गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि स्कंदन के बारे में पूछा रहा है, सामूड की पाइसीकरण और मिसेल बनाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा था। स्कंदन की बात करें तो ये आपका स्कंदन रहा, ठीक है। स्कंदन को इन्होंने बहुत संक्षिप्त में निपटा दिया है, और संक्षिप्त में निपटाने के चलते ही इसमें आप देख लीजिए 1 नंबर में भाई आप साल्ट वगैरह डालते तभी तो इसका चार्ज खत्म होता, तो साल्ट वगैरह डाला नहीं, इसलिए एग्जामिनर को वो नहीं समझ में आया जो सुनना चाहता, इसलिए आधा नंबर उसने काट लिया। साबुनीकरण, साबुनीकरण का मतलब है साबुन बनाने की प्रक्रिया, और साबुन बनाने की प्रक्रिया इन्होंने तो दिखा दी, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो साबुन के पाइसीकरण की बात कर रहा था, इमल्सिफिकेशन की बात कर रहा था, मिशेल के बनने की बात कर रहा था, और इन्होंने केवल साबुनीकरण लिख करके चल दिए। लेकिन बच्चे ने दिमाग तो लगाया, बहुत सही दिमाग लगाया कि अगर मुझे वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो उसके आसपास की बात मैं लिख दूं, और ऐसी बुद्धिमानी के चलते ही आप देखिए इसको 1 नंबर मिल चुका है। मेरे दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आपको कोई चीज एग्जैक्ट नहीं आती है, अगर ऐसा कुछ हुआ, कोशिश तो अभी आपके पास 4 महीने का समय है, सारी बातें आप बिल्कुल अच्छे से अच्छे लिखें। बट अगर ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आपका बहुत बढ़िया से तैयार नहीं हो पाया है, हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसके दाएं बाएं की चीज लिख करके अपनी बात को बताएं जरूर, ताकि अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको नंबर दे दे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। यहां पर मेरे दोस्तों गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की बात हो रही थी, लेकिन इन्होंने इनको जो आ रहा था वो दूसरे तरीके से एमीन बनाने की बात इन्होंने समझा दी, और ऐसा समझाते समय ये क्वेश्चन तो एक्चुअली 3 नंबर का था, लेकिन एग्जामिनर को जो भी समझ में आया हो उसके चलते केवल और केवल 1 नंबर ही दिया है 3 नंबर की जगह पर। रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्होंने वो प्रॉपर बात नहीं समझाई जो समझाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के डी और एल विन्यास से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ रहा है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना बनाइए। और इस तरह से आप देखिए तो ये जो क्वेश्चन आपका है, और इस क्वेश्चन में इन्होंने अपनी बातें स्पष्ट करके यहाँ लिखी है, और लिखने के बाद में इन्होंने सारी बातें अच्छे से बताई, लेकिन डीएल विन्यास को ये बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए। और डीएल विन्यास को समझाने का मतलब, हालांकि बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट को इन्होंने अच्छे समझाया है, इसके स्ट्रक्चर को भी इन्होंने बनाया है, बट जो क्वेश्चन पूछ लिया है कार्बोहाइड्रेट के डीएल विन्यास से आप क्या समझते हैं, लग रहा है इस टर्म को इनको ना एक्सप्लेन करने की वजह से इसने 1 नंबर भी यहाँ चपका के काट लिया है, और नंबर मिलना चाहिए 3, लेकिन मिला है केवल 2, यानी 3 में से 2। अब हम आगे बढ़े, क्वेश्चन आपका है पांचवा क्वेश्चन में पूछ रहा है, दोस्तों हम लोग देख रहे थे, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है मोललता के बारे में, और मोललता को समझाते हुए क्वेश्चन क्या है इसको एक बार हम पढ़ते हैं। ग्लूकोज क्या कि जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है, यानी भारात्मक प्रतिशतता दी गई है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति लीटर हो तो गणना कीजिए। पहली बार मोललता, मोलरता और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात मोललता को इसने परिभाषित किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ इसने मोलों की संख्या को बताया है, और मोलों की संख्या के आधार पर 10% का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 100 ग्राम जो आपका है उसमें 90 ग्राम जल है और 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है।
ठीक है, यहाँ पर इसने थोड़ा सा एरर किया है, लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होता है 90 ग्राम जल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल, इसने पता कर लिया। ये मोल कितने में है? ये मोल आपका है 90 ग्राम में, और 90 ग्राम का मतलब 0.9 किलोग्राम में, क्योंकि ये सारा मामला किलोग्राम में लिया जाता है। कैलकुलेट किया इसने, ये वैल्यू निकाली, और ऐसा करके इसने बिल्कुल सही बात की, और ऐसे में इसको फुल मार्क, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है 5 का में, ये आपको 1 नंबर मिल रहा है। मोलरता को भी जब हम डिफाइन करेंगे तो मोलरता से सबसे पहले नंबर ऑफ मोल तो मुझे यहाँ पता चल ही गया, बट मुझे यहाँ वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम के लिए इसने क्या किया है, द्रव्यमान बटा घनत्व को हम क्या बोलते हैं, आयतन, क्योंकि घनत्व का मतलब ही होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन से द्रव्यमान बटा घनत्व, यहाँ से उसने आयतन पता कर लिया, और आयतन पता करने के बाद में इसने पूरा कैलकुलेट किया, यहाँ भी इसको नंबर पूरा मिला। अगला क्वेश्चन इसी में, मतलब 5वें का जो का है, इसमें 3 पार्ट है। पहला क्वेश्चन 1-1 नंबर के, और जो दूसरे क्वेश्चन है वो 2 नंबर के। मतलब तीसरा पार्ट है जो मोल फ्रैक्शन वाला है, इसमें भी इसने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ऐसा करते समय इसने एग्जामिनर से पूरे के पूरे नंबर ले लिए। और इस तरह से आप देखिए, इसमें 5वें क्वेश्चन में पूरा का पूरा नंबर बच्चे को मिला हुआ है। 5वें का जो खा है, इसको अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देख रहे हैं, सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे अर्धायु काल क्या होती है, और फिर ये पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्होंने अर्धायु काल की परिभाषा दी, अर्धायु काल का इन्होंने फार्मूला लिखा, और अर्धायु काल का फार्मूला भी इन्होंने बताते समय ये समझाने की कोशिश की कि नहीं करता है, लेकिन बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं किया, तो हमें लग रहा है इसीलिए इसके लिए 1 नंबर इसने काट दिया है। क्योंकि क्वेश्चन चूंकि 3 नंबर का है ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा बात को और बढ़ा के बताना चाहिए, ताकि वो स्पष्ट हो जाए। भाई जिस तरह से नंबर मिले उतनी मेहनत आपको कर देना चाहिए। बहुत शॉर्टकट में इन्होंने दे दिए, इसलिए इसने 1 नंबर काट लिया। अगर नहीं भी काटता तो भी कोई दिक्कत नहीं, काट लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई चैलेंजेबल नहीं है कि आपने नंबर क्यों काट लिया। अच्छा, अगला पूछ रहा है कि वेग स्थिरांक 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट है, इसके लिए अर्धायु की गणना कीजिए। इन्होंने गणना किया, बिल्कुल सही वैल्यू निकाली, और ऐसे में इनको नंबर इसके लिए पूरा मिल ही गया है। तो 2 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, 3 नंबर, जबकि टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो 4 में से इनको 3 मिल चुका है। एक गलती वहां, गलती करके थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया, इसलिए नंबर इनका गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है 5वें का गा, Fe+2 और Fe+3 में कौन सा आयन अधिक चुंबकीय है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर Fe+2 की बात करें, 3 की बात करें तो 3d5 मिलेगा, +2 की बात करें तो 3d6 मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर Fe+3 में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और Fe+2 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन Fe+2 में कम है, इसलिए वो कम मैग्नेटिक है। इन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अगला क्वेश्चन है Zn+2 रंगहीन है, जबकि Ni+2 रंगीन। रीजन आप समझ गए होंगे, D10 है, यहाँ पर डी ट्रांजिशन। बहुत अच्छे से लिखने चाहते तो और लिख देते, क्योंकि D10 है तो D10 होने का मतलब है यहाँ पर डी ट्रांजिशन संभव नहीं है, डी संक्रमण नहीं हो पाएगा, और जब डी संक्रमण नहीं होगा तो ये कलर शो नहीं करेगा। और लिखते तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी एग्जामिनर नंबर इनको पूरा दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5वें में घा पूछ रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन से पूछा है, उपसहसंयोजन यौगिक में आबंधन के संबंध में वर्नर की अवधारणा को समझाइए। ये वर्नर की थ्योरी पूछ रहा है, वर्नर की थ्योरी ये समझा भी रहे हैं, मतलब भर की बात इन्होंने बताई है, बहुत अच्छे से बताई है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने और सारी बातें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता वाला कॉन्सेप्ट बताया, बट मुझे लग रहा है कि 4 नंबर का क्वेश्चन था, इनको 3 ही क्यों मिले। अब इसको देखें तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसे में इस बच्चे ने वो जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को डॉटेड और सॉलिड लाइन से जो दिखाते हैं वो इसने नहीं दिखाया, इसीलिए इसका 1 नंबर कट गया। अगर उसे भी दिखाए होते तो पूरा का पूरा नंबर इस बच्चे को इसमें भी मिल जाता। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 6वें क्वेश्चन में हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओ ये दूसरा है आपका, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन कीजिए। और 2 रिएक्शन पूछ रहा है, जिंक का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया और साथ ही साथ आयोडीन का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो सबसे पहले इन्होंने ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की बात में आप देख ही रहे हो, ये सारी चीजें कैसे कैसे करके लाए हैं, आप देख लीजिए। विधि भी इन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन की है, रिएक्शन भी इन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन की, अच्छी बात की है।
लेकिन फिर भी इनको 5 में से 4 नंबर ही मिले। 1 नंबर हमको लग रहा है एग्जामिनर ने काटा होगा, क्योंकि इसको इन्होंने डायग्रामेटिकली अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। लिखा तो सही है, बट डायग्राम से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए नंबर एग्जामिनर ने 1 नंबर काट लिए। वैसे नहीं भी काटता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन काट लिया तो भी ठीक ही है। मतलब चैलेंजेबल नहीं है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का निर्जलीकरण। अब एथेनॉल के निर्जलीकरण की अगर बात करें तो ये 6वें का खा है, और 6वें के खा में 2 पार्ट हैं। सबसे पहले पूछ रहा है एथेनॉल का निर्जलीकरण, और एथेनॉल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आप गर्म करिए, और गर्म करने के बाद में एल्कीन बनाएगा और वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसमें एग्जामिनर ने पूरा नंबर दिया है। अगला क्वेश्चन है 3 रिएक्शन पूछे गए, रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में बताओ। रीमर टीमर रिएक्शन को इन्होंने बताया, 1 नंबर का है दिया। कोल्बे रिएक्शन भी 1 नंबर का है, इन्होंने दिया। सारा चीज ठीक है, यहाँ पर इनको पूरा नंबर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सजेशन ये देंगे कि जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, बॉन्ड के साथ में जो OH है ये थोड़ा बगल में लगा हुआ है। कोशिश आप ऐसे करें कि जब आप बेंजीन रिंग बना ही रहे हो तो बेंजीन रिंग बनाइए तो O और O के साथ में इस तरह से H जोड़ो, ताकि ये लगे कि ऑक्सीजन आपका बॉन्डेड है। अब यहाँ इन्होंने बहुत बगल में रख दिया, दूर रख दिया, इसका बहुत, चाहे तो इस पर भी नंबर काटना चाहे तो काट ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जो आपकी केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री की एक अपनी लैंग्वेज होती है। केमिस्ट्री की क्या है, एक अपनी भाषा है, और उसकी अपनी भाषा के हिसाब से भी आपको आंसर देना होता है। किस तरह से आपको फिनोल लिखना है, कभी कभी बच्चे बनाते समय इसका गोला भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, तो इन सब चीजों से नंबर कट जाता है। अगला क्वेश्चन भी कोल्बे रिएक्शन इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, और समझाने के बाद में आपका रिएक्शन देख रहे होंगे, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है। आगे चले आए विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस पर भी इन्होंने नंबर पूरा दिया, एग्जामिनर ने नंबर पूरा दिया है, इन्होंने लिखा भी अच्छा है, लेकिन एक ये गड़बड़ी कर गए। जिस तरह से आप प्रोडक्ट देख रहे हो इस तरह से इसको होना चाहिए C2H5, C2H5I, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया H2H5। एग्जामिनर ने देखा है और गोला भी मारा है। हमको तो अच्छा इस बात का लगा कि एग्जामिनर देखा भी है और गोला भी मारा है, और गोला मारने के बाद में भी नंबर काटा नहीं है। इसका मतलब वो जान रहा होगा कि बच्चा लास्ट में है, प्रेशर में आ गया है, और प्रेशर में आने के बाद में H2H5 लिख दिया, जबकि लिखना क्या चाहिए C2H5। एग्जामिनर समझ गया होगा मनोदशा, इसलिए इसने नंबर नहीं काटा है। लेकिन एक बात अभी हमारे समझ में नहीं आई, एग्जामिनर किस, यानी जो हमारा कैंडिडेट था, जो हमारा स्टूडेंट था, उसने रेड पेन से क्यों हेडिंग डाल दी? वो कौन सा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था? लेकिन मेरे दोस्तों इस तरह बचना चाहिए। रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल आप कतई अपनी कॉपी में ना करें। इस बच्चे ने कर दिया, एग्जामिनर भी सहृदय का था, और सहृदय होने की वजह से उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि नंबर काटने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक रॉन्ग मेथड है, एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि रेड पेन से आपके एग्जामिनर चेक करेगा तो उसमें आप अपने तरीके से रेड या ग्रीन पेन का इस्तेमाल ना करें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, आपको हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 7 आता है तो रिएक्शन पर भी बेस्ड होता है, और कुछ आपसे बड़े क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ ले। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया उर्ड फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन, 2.5 नंबर का प्रश्न है। एग्जामिनर ने इस बच्चे को देखिए, इसने लिखा है और लिखने के बाद में उर्ड फिटिग रिएक्शन तो इसने यहाँ लिख दिया, लेकिन दूसरा रिएक्शन फिटिग था, लेकिन बच्चे ने केवल उर्ड रिएक्शन ही छोड़ करके चल दिया, इसीलिए इसको, इसमें नंबर तो नहीं काटा, इसको ना भी काटता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूछा गया था फिटिग रिएक्शन, एग्जाम बच्चे ने लिख दिया है उर्ड रिएक्शन, फिर भी एग्जामिनर ने 1 नंबर दिया है, ये भी उसकी उदारता है। लेकिन उर्ड फिटिंग में आप देखिएगा तो उर्ड फिटिंग में बच्चे को 2.5 नंबर का अंक मिल चुका है। ऐसी सिचुएशन आप देख लिए, और देखने के बाद आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये उर्ज रिएक्शन है और ये आपका उर्ज फिटिग रिएक्शन है। पूछा गया था फिटिग रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन, लेकिन फिर भी नंबर इसको मिला है 3.5। 1.5 नंबर इसका इसीलिए कटा क्योंकि जो पूछा गया था वो इसने नहीं बताया है। अब हम आगे की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो अगला क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, इस रिएक्शन में उर्ज और फिटिग रिएक्शन पूछा, फिटिग रिएक्शन
वुड फिटिक रिएक्शन, लेकिन बच्चे ने वुड्स रिएक्शन और वुड फिटिक रिएक्शन लिखा है, फिर भी एग्जामिनर ने बच्चे को नंबर दिया है। ये इसकी उदारता है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपसे जो पूछा गया है वो बताएं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो उसके दाएं बाएं भी आप लिखिए जरूर, ना लिखने से अच्छा है उसका कुछ ना कुछ लिखिए जरूर। अगला क्वेश्चन ये है, गाटरमैन कोक रिएक्शन। गाटरमैन कोक रिएक्शन में इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपकी डिमांड होगी, क्योंकि हमने 10 नेम रिएक्शन की हमने एक सीरीज चलाई है, 10 हम और भेजेंगे तो ऐसे में क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे नेम रिएक्शन हम आपको बता दिए हैं, और भी नेम रिएक्शन हम आगे से बताएंगे, और यहाँ भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। गाटरमैन कोक रिएक्शन क्या है? जब भी बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है HCl की उपस्थिति में तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यही रिएक्शन है आपका गाटरमैन कोक रिएक्शन। सीवो, सीवो को कोच दो, कोच का मतलब कोक। कैनिजारो रिएक्शन, अब आप देखिए कैनिजारो रिएक्शन से लेकर के वहां बेंजल्डिहाइड का प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ देखिए एक ही नेम रिएक्शन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पीय वाले में भी था आपका, और एक यहाँ पर भी है। इस तरह से ये भी आपका सही है। नंबर आप देख रहे होंगे, पूरा नंबर मिला है। एल्डोल संघनन की बात करें तो एल्डोल संघनन के लिए इसमें 2 नंबर अलाटेड है, और 2 नंबर अलाट होने पर देखिए एग्जामिनर को पूरा नंबर यहाँ मिल चुका है, 2 नंबर इसे मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, कीटार्ड रिएक्शन भी था जो पहला क्वेश्चन था। कीटार्ड रिएक्शन को भी इसने अच्छे से समझाया है, और अच्छे से समझाने की वजह से इन्होंने बात को आगे बढ़ाई और प्रोडक्ट आपका अपना बना दिया बेंजल्डिहाइड। इस तरह से इस बच्चे ने भी अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या किया है? बेहतर प्रदर्शन किया है, और एग्जामिनर ने भी पूरी संजीदगी के साथ चेक भी किया है, पूरी संजीदगी, पूरी उदारता के साथ और पूरी सतर्कता के साथ। और ऐसे में आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से लिखें और किस तरह की गलतियों को हम ना दोहराएं। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसके टोटल मार्क इस पेपर में उसको कितने मिले हैं, आप मुझे जोड़ करके बताइएगा। और फिर आप मुझे बताइए ये भी कि अब हम वो कौन कौन सी गलती जो दोहरा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, जिसको आज से हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग केमिस्ट्री का पेपर लाए हैं। केमिस्ट्री के पेपर की एनालिसिस की गई है, और केमिस्ट्री के पेपर को हमने समझा है। आप ऐसे ही बने रहें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से फैलाया, अगर इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीजें बढ़ी, तो मुझे पूरा भरोसा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 10 क्वेश्चन पेपर, इसमें से 5 प्रीवियस ईयर के और 5 आपको नए मॉडल पेपर, हम इसी पैटर्न में 5 तो प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल कॉपीज हम आपको दिखाएंगे, और उसके साथ ही साथ हम 5 अगले क्वेश्चन पेपर को लेकर के भी डिस्कस करेंगे। और ऐसी स्थिति में आपका सहयोग, आपका सपोर्ट और आपका प्यार इस चैनल पर बना रहे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। लेकिन याद रखें, इसको आप अच्छे से देखिएगा और फिर आप अपनी रणनीति बनाइएगा कि हम अपना बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, ताकि हम मैक्सिमम नंबर प्राप्त करें। और मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने के साथ में क्या है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री एग्जाम दो, नंबर के साथ रुपया फ्री, रुपया के साथ लैपटॉप फ्री, और इन सब के साथ सम्मान फ्री। मेरे दोस्तों, ये सब कुछ बल्ले बल्ले है। आपके दोनों हाथ में लड्डू नहीं, आपके दोनों हाथों में लड्डू है, आपके मुंह में भी लड्डू है, आपके आसपास दाएं बाएं चारों तरफ लड्डू ही लड्डू है। आपकी मेहनत, आपकी मेहनत और हमारा सहयोग, और इसका परिणाम होगा आप अच्छे नंबर से पास होंगे। और अच्छे नंबर से पास होने के साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आपको एक समझ में यह भी आ जाएगा क्या, कैसे हम अपना बेहतर प्रदर्शन करें ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, जो कि है 4 लाख रुपया, इंस्पायर का 1 लाख रुपया, यूपी गवर्नमेंट का 1 लैपटॉप। देखिए कितने आपके ऊपर धन वर्षा हो रही है भाई, पुरस्कारों की वर्षा हो रही है। इसलिए आप लगे रहे मेरे साथ, और हम जरूर मिलेंगे, आगे मिलेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तो बिना देर के हुए
हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब अगले सेशन की तैयारी करते हैं। तब तक आप इस सेशन का एंजॉय करिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। निंग शिनायरे। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।